आज की कुछ खास खबर। प्रतिबंध आम लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले न हों। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि प्रतिबंध ऐसे नहीं होने चाहिए जो आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हो। इरना के साथ बात करते हुए भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने प्रतिबंध के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। रुचिरा कंबोज से यह पूछा गया कि आम लोगों पर पड़ने वाले प्रतिबंधों के दुष्प्रभाव के बारे में सुरक्षा परिषद ने क्या कार्यक्रम बनाया है और इसको रोकने के वो क्या कर रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने के नाते मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी नीति यह रही है कि प्रतिबंध ऐसे होने चाहिए जो किसी भी हालत में आम लोगों के जीवन को प्रभावित न करने पाए। रुचिरा कंबोज के अनुसार यह दृष्टिकोण सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों के है। राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी अध्यक्षता करते हुए भारत का यह भी कहना है कि आतंकवाद के बारे में दोहरा मानदंड नहीं अपनाया जा सकता। भारत के अनुसार आतंकवाद को दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद का विचार यही गलत है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान वर्चस्ववादी शक्तियों ने देशों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रतिबंध लगाने की शैली अपनाई है। अब इन प्रतिबंधों को हथकंडे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आखिरी बार राष्ट्रपति पद का नामांकन भरने जा रहा है अर्दोआन। तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति अर्दोआन का कहना है कि वे इस बार अंतिम बार देश के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगे। रजब तैयब अर्दोगान ने शनिवार को कहा है कि जनता के आशीर्वाद से मैं 2023 के लिए अंतिम बार राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन कराऊंगा। उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं देश का ध्वज अपने देश के युवाओं के हाथ सुपुर्द करूंगा। जानकारों का कहना है कि रजब तैयब अर्दोगान ने अपने राष्ट्रपति काल में कुछ ऐसे नीतियां अपनाई जिनके कारण उनका विरोध तेज हो गया है। उनका मानना है कि इस समय तुर्की को जिन आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें से अधिकांश अर्दोआन की आर्थिक नीतियों का परिणाम है। तुर्की की अर्थव्यवस्था के बारे में विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वो तेजी से खराब होती जा रही है। तुर्की की अर्थव्यवस्था को संभालने में रजब तैयब अर्दोआन के लगातार विफल रहने के बाद इस समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने एक व्यवहारिक प्रस्ताव पेश कर चुकी है। अपने एक चुनावी भाषण में अर्दोआन ने तुर्की की जनता से वादा किया कि निकट भविष्य में देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। रजब तैयब अर्दोगान ने वादों के बावजूद तुर्की की अर्थव्यवस्था हर दिन कमजोर होती जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार तुर्की की हालिया स्थिति को देखते हुए देश के राष्ट्रपति अर्दोगान का आगामी चुनाव में विजयी होना बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। याद रहे कि तुर्की में अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित किए जाएंगे। तुर्की के विपक्ष का मानना है कि इस बार वो सत्तारूढ़ दल जस्टिस एवं डेवलपमेंट पार्टी की 2 दशकों के वर्चस्व को समाप्त कर देगा। तुर्की में राष्ट्रपति पद के लिए 18 जून 2023 को चुनाव कराए जाएंगे। ईरान हमारा पड़ोसी देश है, उसकी ओर हाथ बढ़ाना जारी रखेंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने शुक्रवार की रात को कहा है कि ईरान क्षेत्रों का एक हिस्सा और हमारा पड़ोसी है और सहयोग के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाना जारी रखेंगे। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि हम ईरान से सकारात्मक बयान सुनेंगे। इसी प्रकार फैसल बिन फरहान ने कहा कि चीन के साथ संबंधों को मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है और अपने हितों की दिशा में प्रयोग करते रहें। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की विदेश नीति में चीन की भूमिका महत्वपूर्ण है और संयुक्त मामलों में हम एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति की रियाद यात्रा पर अमेरिकी चिंता के संबंध में कहा है कि हम एक सहयोगी के मुकाबले में दूसरे सहयोगी के चयन पर विश्वास नहीं रखते हैं और हम अपने समस्त भागीदारों के साथ सहयोग जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब समस्त देशों के साथ सहयोग के लिए तैयार है और हमारे विकास व कल्याण के लिए चीन से सहयोग जरूरी है।
कल रियाज में चीन और कुछ अरब देशों की एक बैठक हुई थी, जिसमें अरब संघ के महासचिव अहमद अबुल गीत ने भी बल देकर कहा था कि पहली अरबी चीनी बैठक संयुक्त संबंधों के महत्व की सूचक है। उन्होंने कहा कि अरब देश के साथ समस्त क्षेत्रों में सहयोग के इच्छुक है। इसी प्रकार इस बैठक में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह सीसी ने भी कहा कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकटों के समाधान के लिए अरब देशों और चीन के मध्य सहयोग और समन्वय में वृद्धि की जानी चाहिए। फीफा विश्व कप में शनिवार की रात मोरक्को ने इतिहास रच दिया है। वह पहला अफ्रीकी देश बन गया है जो टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक पहुंचा है। मोरक्को ने उस पुर्तगाल को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पेपे, ब्रूनो फर्नांडीज, बर्नार्डो सिल्वा और रूबन डियास खेल रहे थे। शनिवार को दोहा के अल थमामा स्टेडियम में मोरक्को की जीत के साथ ही अरब और अफ्रीकी देशों में जश्न का माहौल छा गया। यह जश्न था फीफा विश्व कप के 92 साल के इतिहास में पहली बार किसी अफ्रीकी देश के टॉप 4 में पहुंचने का। शनिवार को मोरक्को ने क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया था। इस जीत के साथ ही मोरक्को पहला अफ्रीकी देश बन गया जो सेमीफाइनल में मैच खेलेगा। मोरक्को के स्ट्राइकर यूसुफ अन नसरी के फर्स्ट हाफ में किए गए गोल ने टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया। मोरक्को की जीत के बाद जश्न के कई नज़ारे सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस एक दृश्य की चर्चा सबसे ज़्यादा है वो है मोरक्को के विंगर सुफियान बुफाल और उनकी मां के मैदान में खुशी से झूमने का। बुफालो ने अपनी मां के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, सब देने वाला खुदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले ग्रुप मैच में बेल्जियम को हराने के बाद मोरक्को के स्टार अशरफ हकीमी का स्टेडियम में अपनी मां को गले लगाता वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में छाया रहा था। मोरक्को की जीत एक अंडरडॉग देश की जीत है और ऐसे टीमें अपने कंधों पर देश को पहचान और खेल में वैधता दिलाने का वजन भी ढोती है। इस फीफा टूर्नामेंट में मोरक्को ही अकेला मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश है जो यहाँ तक पहुँचा है। ऐसे में मोरक्को के लिए शनिवार को जमकर एटलस लायन के नारे लगे। मोरक्को की टीम को एटलस लायन भी कहते हैं क्योंकि यह शेरों की एक खास प्रजाति है जो उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। मोरक्को की जीत को इस्लाम से जोड़ने पर बहस। उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को के 97% से अधिक आबादी मुस्लिम है। इसे अरब अफ्रीकी देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग बड़ी तादाद में अरब सुन्नी मुसलमान हैं। साथ ही 7वीं सदी लेकर 11वीं सदी तक यहाँ अरब ने राज किया, जिसके परिणाम स्वरूप मोरक्को के लोगों में अरब की संस्कृति गहरे तक बैठी हुई है। मोरक्को को क्षेत्रफल के लिहाज से 7,10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। देश की आबादी लगभग 3.5 करोड़ है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोरक्को की जीत पर ट्वीट करते हुए कहा, पुर्तगाल पर मोरक्को की जीत और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें बधाई। पहली बार अरब अफ्रीकी देश और एक मुस्लिम टीम फीफा के सेमीफाइनल तक पहुंची है। सेमीफाइनल और उससे भी आगे जाने के लिए मोरक्को को शुभकामनाएं। यह जश्न अंडरडॉग टीम के इतने आगे तक आ जाने के तो है ही है, लेकिन अरब और इस्लामिक देश इस बात का भी जश्न मना रहे हैं कि एक मुसलमान बहुल देश टूर्नामेंट में इतना आगे आया है। लेकिन कई लोग इसे धर्मों से जोड़कर ना देखने की बात भी कर रहे हैं। मिशिगन की वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में लॉ प्रोफेसर खालिद बेदवीन ने ट्वीट किया, मोरक्को एक मुसलमान देश है। 98% इसकी आबादी इस्लाम धर्म मानती है। इसके खिलाड़ियों ने हर गोल और जीत के बाद इबादत में सिर झुकाया है। ये दुनिया के 2 अरब मुसलमानों की जीत है। फिलिस्तीन में मोरक्को के लिए जश्न। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अरब देशों के साथ साथ फिलिस्तीन में भी मोरक्को की जीत का जश्न मनाया गया। गजा पट्टी के एक स्पोर्ट्स हॉल में हजारों की संख्या में लोग जुटे और ये सभी इस मैच के दौरान मोरक्को का समर्थन कर रहे थे। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि ये जीत किसी एक देश की जीत नहीं, सभी अरब देशों की जीत है। फिलिस्तीनी लोग मोरक्को के लिए नारे लगा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, ड्रामा बज रहे थे और जैसे ही खेल खत्म करने वाली आखिरी सीटी बजी तो हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी फैंस सड़कों पर आ गए। पूरी सड़क मानो प्रशंसकों से भर गई हो। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लोग
मोरक्को की जीत पर खूब चर्चा कर रहे हैं। वहाँ मोरक्को को लेकर लाखों ट्वीट किए जा रहे हैं और ये टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर मेसूद ओजिल ने भी मोरक्को की जीत पर लिखा है, गर्व है, क्या बेहतरीन टीम है। अफ्रीकी महाद्वीप और मुस्लिम दुनिया के लिए बड़ी उपलब्धि है। आधुनिक फुटबॉल में इस तरह की परिकथा देखना अब भी संभव है। यह बहुत से लोगों को शक्ति और आशा देगा। डॉक्टर उमर सुलेमान नाम के यूज़र लिखते हैं, माशाल्लाह मोरक्को की जीत से अफ्रीका को गर्व है, फ़िलिस्तीन को गर्व है, मुसलमानों को गर्व है। हम सभी को इससे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, अगर हमारी ये खबर आपको अच्छी लगी तो ये चैनल का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना और लाइक और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।